प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 7th की जो न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी है उसका चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे। सो ये जो सेशन है पूरा रिविजन सेशन होने वाला है और हम उसी टॉपिक को देखेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आपके जो एग्ज़ाम ऑनगोइंग्स हैं हाफ ईयरली, उसमें ये जो वीडियो है वो आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। बच्चे, हर कंसेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेज हो, केमिकल चेंजेज हो, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, रस्टिंग की बात करें, कंबसन की बात करें, या एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाला है। तो आप ये मुश्किल से हाफ एन आवर का वीडियो होगा, आप इसे एक बार देख लीजिए तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, जैसा कि हेडिंग आपको दिख रहा होगा, चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास की जो चेंजेस हो रही है उसी की बात इस चैप्टर में किया गया है। तो उसमें दो तरह की चेंजेस की बात किया गया है, ये आपने क्लास में पढ़ा होगा। पहला है फिजिकल चेंजेस, दूसरा है केमिकल चेंजेस, राइट। तो सवाल उठता है कि फिजिकल चेंजेस किसको कहते हैं, केमिकल चेंजेस किसको कहते हैं। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछ देगा कि व्हाट इज फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट इज केमिकल चेंजेस। ये क्वेश्चन एक बन सकता है आपसे। तो इसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि व्हाट इज फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट इज केमिकल चेंजेस। सो लेट्स लर्न कि क्या होता है फिजिकल चेंजेस और क्या होता है केमिकल चेंजेस। बच्चों, जैसा कि मैंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग आज सिर्फ उसी के लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग उसको कवर कर देंगे और इसके बाद कवर करने के बाद आप बुक पलट के देखिएगा, देयर वुड नॉट बी इवन अ सिंगल पॉइंट जो कि आपसे नहीं बनने वाला है। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा कि आपसे नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाने में सक्षम होंगे। पहली बात हम कर रहे थे कि फिजिकल चेंजेस कहते हैं किसको, व्हाट इज फिजिकल चेंजेस। सो चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है बच्चों, शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सबस्टांसेस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। यानी कि ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी जब चेंज होगा किसी चीज़ों का तो उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है, या तो उसके शेप में चेंज आ जाए, या उसके साइज में चेंज आ जाए, या उसके स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ऐसे चेंजेस को बच्चों हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस। अंडरस्टूड। अब सवाल उठता है कि सिर्फ फिजिकल चेंजेस को डिफाइन कर देने से आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता है। इसके लिए यू विल हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। जैसे ही आपने 2-4 एग्जाम्पल दे दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो आपको लिखना है फिजिकल चेंजेस बच्चों, वो ये कि चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सबस्टांसेस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। दूसरा पॉइंट इसमें एक और लिख देना है कि इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है बच्चों, कोई नया जो सबस्टांसेज जो होता है ना वो फॉर्म नहीं होता है। याद रखिएगा कि फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सबस्टांसेज फॉर्म नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर केमिकल चेंजेस की बात होगा ना बच्चों, तो उसमें एक या एक से अधिक नया सबस्टांसेज फॉर्म हो जाएगा। यही अंतर है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। इसको हम रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस से भी हम जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी फिजिकल चेंजेस है वो रिवर्सेबल चेंजेस है और जो केमिकल चेंजेस है वो इरिवर्सेबल चेंजेस है। एग्जांपल देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस का क्या एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल देखिए, मेल्टिंग ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ एमसीक्यू बना देगा। एमसीक्यू में क्या बनाएगा कि मेल्टिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दे देगा ऑप्शन फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। ओके, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेल्टिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ एन आइस। तो मेल्टिंग ऑफ कुछ भी हो, पिघलना जो होता है ना, मेल्टिंग, किसी भी चीज़ों का मेल्टिंग जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल चेंज का उदाहरण होता है। चाहे वो आइस का हो ले, बटर का हो ले, या वैक्स हो जाए। वैक्स समझते हैं, मोम जो कैंडल जलता है, कैंडल जो जलाते हैं आप लोग घरों में, जब लाइट चली जाती है तो कैंडल जलाते हैं ना हम लोग। तो इस कैंडल में क्या होता है, वैक्स होता है। तो वैक्स का जो पिघलना होता है यह भी क्या होता है, फिजिकल चेंज का उदाहरण होता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो हम देख लेते हैं अगला, वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसको कहते हैं, तो इसको बहुत आसान शब्दों में आप डिफाइन कर दीजिएगा। आप हमारे साथ बोलिए, चेंजेज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। देखिए कोरिलेट करके पढ़िए। यहाँ पर क्या था, हमने बोला था कि नो न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। तो नो न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड होगा तब वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा फिजिकल चेंज का। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि
वन और मोर न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंजेस का। यहां तक कोई दिक्कत? ओके बच्चों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि केमिकल चेंजेस से ही एक सपोर्टेड वर्ड है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड, जो नया सबस्टांसेज केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल चेंजेस में नया सबस्टांसेज जो बनता है उसमें एक प्रोसेस शामिल होता है, एक प्रक्रिया शामिल होता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी एक ऐसा प्रक्रिया, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या किया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, जिसको आप लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को के साथ क्या है? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों को जब मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब मिलाया तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बना। ये प्रोडक्ट हमारा जो बना, जो प्रोडक्ट बना, तो वो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बना, और वाटर रिलीज हुआ। तो ये जो बच्चों ये प्रोसेस हुआ, ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। आपको जो एग्जाम में आने वाला है वो आएगा व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। तो बच्चों अब सवाल उठता है कि सर केमिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अभी तक तो आपने फिजिकल चेंजेस का उदाहरण बहुत सारे देखा है ना, तो केमिकल चेंजेस का सर क्या उदाहरण आप देख सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, आप में से भी बहुत लोगों को मालूम होगा केमिकल चेंजेस का उदाहरण क्या है। तो जैसे ही मैं बोलूँ रस्टिंग ऑफ एन आयरन, रस्टिंग ऑफ एन आयरन जो है किसका एग्जाम्पल है बच्चों? तो रस्टिंग ऑफ एन आयरन जो है वो उदाहरण है केमिकल चेंजेस का। यहाँ लिख देता हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका उदाहरण है? केमिकल चेंजेस का। और क्या हो सकता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट ये किसका उदाहरण है? केमिकल चेंजेस का। टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, इनटू कर्ड ये किसका उदाहरण है बच्चों? तो ये भी केमिकल चेंजेस का उदाहरण है। और उदाहरण कुछ ले लीजिए, लाइक कुकिंग ऑफ फूड, तो ये किसका उदाहरण है? ये भी केमिकल चेंजेस का उदाहरण है। सो आशा करता हूं बच्चों आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में अंतर समझ में आया होगा। फिजिकल चेंजेस वैसा चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है, और जब फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा तो उसका शेप, साइज और स्टेट चेंज हो सकता है, नया सबस्टांसेस नहीं बनता है। लेकिन केमिकल चेंजेस की अगर बात करें तो उसमें नया सबस्टांसेस, एक या एक से अधिक नया सबस्टांसेस बन जाता है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंजेस का उदाहरण है मेल्टिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, और क्या उदाहरण है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स या टर्निंग ऑफ पेपर। अगर पेपर को आप फाड़ रहे हैं तो वो भी क्या है? फिजिकल चेंजेस का ही उदाहरण है। फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को मोड़ रहे हैं या कोई शेप बना रहे हैं तो वो भी क्या है? फिजिकल चेंजेस का उदाहरण है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, या वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही आप जो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। लाइम वाटर पर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करेंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो बच्चों पढ़ना है वो है आपको रस्टिंग के बारे में पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मैं उसको कवर कर रहा हूँ। रस्टिंग क्या होता है बच्चों? रस्टिंग इज अ कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन को ही हम बोलते हैं रस्टिंग। एक लाइन में लिख दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रस्टिंग, सो रस्टिंग इज कोरोजन ऑफ आयरन। और एक चीज और जो ध्यान रखना है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो बाई प्रोडक्ट बनता है रस्टिंग के बाद उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड बोला जाता है। याद रहेगा बच्चों। सो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, इट इज नथिंग बट अ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, हवा के कांटेक्ट में जब आयरन बहुत दिनों तक रहता है, हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आयरन रहता है बहुत दिनों तक तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होता है, और इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग के ऊपर देखते होंगे जब आयरन के ऊपर एक छोटी छोटी पतली पतली, ये जो दिख रहा है आपको नेल, ये जो नेल दिख रहा है, रस्टेड नेल जो दिख रहा है, जंग लगा हुआ दिख रहा है आपको बच्चों, काला काला सा, इसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ब्राउन कलर का जो सबस्टांसेस दिख रहा है ना, ब्राउन कलर का, ये क्या है? ये रस्ट है, जंग जिसको बोलते हैं। और केमिकल के टर्म में अगर हम बोले तो केमिकली अगर हम बोला जाए तो जंग को केमिकली क्या बोलते हैं बच्चों? आयरन ऑक्साइड बोलते हैं केमिकली। अंडरस्टूड। चलिए अगला जो एक टर्म सीखना है बच्चों वो है कंबसन। कंबसन क्या होता है? कंबसन बच्चों एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि सबस्टांसेस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो सबस्टांसेज हो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे
और हीट या लाइट प्रोड्यूस करता है। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, केमिकल के साथ जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे तो उसको हम बोलते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अंडरस्टूड। सो कैसे डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन को? अ केमिकल रिएक्शन इन विच सबस्टांसेस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबसन। उसको क्या बोला जाता है? कंबसन बोला जाता है। अब कंबसन में क्या होता है बच्चों कि कुछ कंबसन मटेरियल भी होगा तभी तो कंबसन हो पाएगा। तो सवाल उठता है कि कंबसन मटेरियल किसको बोलते हैं? तो ऐसा सबस्टांसेस जो कंबसन फेज से गुजरे, कंबसन फेज से गुजरने वाले सबस्टांसेस को बोला जाता है कंबसन मटेरियल। तो कंबसन मटेरियल का उदाहरण यहां पर देख लीजिए। कंबसन मटेरियल का उदाहरण है वुड, पेपर, कॉटन, किरोसिन। तो वुड, पेपर, कॉटन, किरोसिन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कंबसन मटेरियल। तो कंबिसेबल मटेरियल जो होता है, कंबिसेबल मटेरियल क्या क्या है? तो वुड, पेपर, कॉटन, किरोसिन, दीज आर कॉल्ड कंबिसेबल मटेरियल। ठीक है। आगे यहां पर देखिएगा एक चीज जो यहां पर जो समझना है बच्चों वो ये समझना है, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट यहां पर समझा दूं। यहां एक कैंडल आपको दिख रहा होगा जलता हुआ, लेकिन जैसे ही एक ग्लास टम्बलर इसके ऊपर हम ढक दे इसके ऊपर से, तो ये क्या होता है? कैंडल क्या जलते रहेगा कंटिन्यूअस या ये एक्सटिंग्विश हो जाएगा? तो आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ही मैं ग्लास टम्बलर इसके ऊपर डालूंगा सर, ये क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश हो जाएगा, यानी जलना बंद हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये जो है ग्लास टम्बलर को डालते ये जलना बंद हो गया? बच्चों वो उसका रीजन ये है कि इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो गया। तो इससे क्या पता चला आपको कि किसी भी चीज़ों को जलने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो चीज़ें जलेगा नहीं। ओके, तो ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कंबसन की अगर हम बात करें, सो द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट कंबसन दैट इज ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछे कि वो कंपोनेंट का नाम बताइए जो कंबसन को सपोर्ट करता है, तो आप बोलेंगे सर वो चीज़ें है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज़ जलन नहीं होगा, यानी कि जलेगा नहीं कोई चीज़। विदाउट ऑक्सीजन आप किसी चीज़ों को नहीं जला पाएंगे। अंडरस्टूड। अगर ऑक्सीजन है तभी कोई चीज़ें जल पा रही है, अगर नहीं है तो किसी भी चीज़ों को आप नहीं जला पाएंगे। सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबसन। अंडरस्टूड। आगे आगे क्या कहता है कि कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड फायर गेट एक्सटिंग्विश। बच्चों जब हम आग को बुझाते हैं, आग पर काबू पाते हैं, तो उसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है वो होता है कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सप्लाई को जैसे ही कट कर दोगे आप, वो आग अपने आप बुझ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घरों में सिलेंडर है और ऐसा आपने सुना होगा कि सिलेंडर में आग लग जाए, तो क्या कर दीजिए, एक गीला कंबल लाइए और ध्यान रखना है कि एक कंबल जो हो, जो ब्लैंकेट हो, वो कॉटन का हो, ना कि सिंथेटिक हो। अगर सिंथेटिक रहेगा तो वो गर्म होकर इसी में चिपक जाएगा। अगर किसी को शरीर में आग लग जाए या सिलेंडर में आग लग जाए तो इसके लिए आप कॉटन का गीला ब्लैंकेट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके चारों तरफ लपेट दीजिए, तो अपने आप ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा और आग एक्सटिंग्विश हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो है बच्चों वो ये कि ये जो सीन देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। वो याद ये कि कभी भी चाहे आप विलेज साइड में चले जाइए, हो सकता है अभी शहरों में तो ये कम हो गया है, बट यू विल हैव, मतलब आपने कभी ना कभी तो ये ऑब्जर्व किया होगा। अंडरस्टूड। तो कभी ना कभी ये ऑब्जर्व किया होगा इस सब सीन को कि रातों में कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो लाइट देता है। बहुत सारे जो लाइट देने वाले कुछ कीड़े आपने देखा होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि वो बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, ऐसा लगता है झुंड में होते हैं और ऐसा लग रहा है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो इस जो तारे टिमटिमाने वाले इंसेक्ट है उसको सबसे पहले तो नाम जान लीजिए, उसको बोलते हैं फायर फ्लाइज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फायर फ्लाइज। अच्छा, आपके तरफ जो रीजनल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिख के बताइए। ये जो लाइट देने वाली जो कीड़ा है आपके रीजनल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इसको थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख के जल्दी से बताइए कि इस फायर फ्लाइज को आपके साइड में क्या बोला जाता है। जल्दी से टाइप कीजिए कि आपके साइड में इस फायर फ्लाइज को क्या बोला जाता है। तो चलिए, जो साइंस सीखने वाली बात है बच्चों वो ये कि ये जो देख रहे हैं रोशनी, जो देख रहे हैं आप, इस कीड़े से रोशनी आ रही है, वो कीड़ा से रोशनी आखिर आती कैसे है? क्या इसमें बल्ब फिटेड है? बताइए। अगर बल्ब फिटेड है तभी तो ये रोशनी आना चाहिए। आखिर कहाँ से रोशनी आ रही है? क्या सन के इनडायरेक्ट लाइट इस पर पड़ रही है? नो, इतना भी बड़ा साइज नहीं है कि इस पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगा। आखिर क्यों रोशनी, क्यों इस कीड़े से, इसी कीड़ा से रोशनी क्यों आ रही है? तो बच्चों उसका रीजन है केमिकल चेंज। एक केमिकल चेंज हो रहा है इसमें। फायर फ्लाई जो होता है ना, लाइट प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंज। और एक चीज़ जो आपने पीछे पढ़ा था कि सर जब लाइट प्रोड्यूस होगा, जब कोई चीज़ केमिकल चेंज होता है तो सर आपने बताया था कि हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। हीट और क्या होता है बच्चों? लाइट प्रोड्यूस होता है। तो सर अगर ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब ठीक है सर, आपने बताया केमिकल चेंजेस है, तो अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो सर ये जल नहीं जाएगा? बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं
जिसमें बिना हीट का लाइट प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस जिसमें बिना हीट का लाइट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि वैसा केमिकल चेंजेस जिसमें कि विदाउट हीट लाइट प्रोड्यूस हो उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा बायोल्यूमिनेसेंस। याद रहेगा। सो फायर फ्लाइज में लाइट कैसे आता है? तो आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस। अंडरस्टूड? अब बता देंगे। अगला जो है बच्चों, एक है इग्निशन पॉइंट। इस टर्म को समझ लीजिए। इग्निशन पॉइंट बच्चों कुछ नहीं है, एक मिनिमम टेम्परेचर है जो किसी भी सबस्टांसेज में आग पकड़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि आपका एग्जाम है, राइट? एग्जाम सपोज दैट 60 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स का कुछ ऐसे होंगे कि 60 मार्क्स है तो आप में से बोला गया होगा कि 30 मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, यानी 50% लाना इंपॉर्टेंट है। ये मिनिमम मार्क्स है, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। सो 60 का अगर 30 नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, बिकॉज 50% इज द मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है बच्चों कि आग पकड़ने के लिए भी कैचिंग द फायर एक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सो इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा? मिनिमम टेम्परेचर एट विच सबस्टांसेस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। आगे देख लेते हैं बच्चों। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊपर पढ़े गए सारी चीज़ों से यही कंक्लूड होता है कि कंबसन प्रोसेस को पूरा होने के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए कंबसेबल सबस्टांसेस चाहिए, जिसको हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे वुड हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सारे क्या है? फ्यूल का उदाहरण है। पेट्रोल हो गया, ये सारे के सारे कंबसेबल मटेरियल का उदाहरण है। तो ये तो कंबसेबल सबस्टांसेस चाहिए, लेकिन सिर्फ इसके रहने से नहीं काम चलेगा। अगर इसमें आग लगाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और एक चाहिए हीट चाहिए दैट अलाउ फ्यूल टू रीच टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तीन चीज़ें जो है मिनिमम रिक्वायर्ड है किसके लिए? कंबसन प्रोसेस को पूरा होने के लिए। सो अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कंबसन, सो आपका ये आंसर होगा देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट इज कंबसेबल सबस्टांसेज, सेकंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज हीट। एक चीज़ और बच्चों यहाँ सीख लीजिए, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में, ड्रॉ द फायर ट्रायंगल। क्या पूछ सकता है? ड्रॉ द फायर ट्रायंगल। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनाइएगा और इधर ऑक्सीजन लिख दीजिएगा, इधर हीट लिख दीजिएगा और इधर फ्यूल लिख दीजिएगा और इधर थोड़ा सा हीट जलता हुआ बना दीजिएगा। तो ये हो गया आपका फायर ट्रायंगल। अंडरस्टूड बच्चों? इसी चीज़ को है कंबसेबल सबस्टांसेज जो है उसको हम फ्यूल बोलते हैं, तो हमने फ्यूल बोल दिया, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन बोल दिया और हीट था, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूल ट्रायंगल बोलते हैं। यानी ये तीनों में से कोई एक अगर खत्म हुआ तो आग बंद हो जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों? एक चीज़ और जो आपको इस पुस्तक में है वो है माइकल फैराडे। तो इन साइंटिस्ट का भी नाम याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस को जो सबसे पहले जिन्होंने देखा था, पढ़ा था, समझा था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड कंबसन के बारे में जिन्होंने बताया था वो थे माइकल फैराडे। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना बच्चों। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिजायरेबल मतलब जानते ही हैं आपकी इच्छा के अनुसार, अनडिजायरेबल मतलब कोई भी चीज़ें वैसे जो ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं होता है उसको अनडिजायरेबल बोलते हैं। डिजायरेबल, सपोज मैं चाह रहा हूँ, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि 100 रन बनाएं और आपने 100 रन बना लिया, तो ये होता है डिजायरेबल। अनडिजायरेबल, आप चाह रहे हैं कि 100 रन बनाना है मुझे लेकिन 0 रन पर आउट हो गए, वो होता है अनडिजायरेबल। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग, अच्छा साइंस के पर्सपेक्ट में क्या होता है? आप ये बोलेंगे सर साइंस के पर्सपेक्ट में क्या होगा? अब आप ये बताइए कि वो चीज़ें जिस पर आपका कंट्रोल नहीं हो, जैसे फलों का पकना है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या आपके हाथ में है? आप उसको रोक पाएंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे। सो जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? अनडिजायरेबल। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनडिजायरेबल। और जो डिजायरेबल जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस मे बी अनडिजायरेबल सच एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? अनडिजायरेबल होता है। ओके, अब यहां पर देखिए बच्चों, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है बच्चों? वेदरिंग ऑफ रॉक्स में होता है बच्चों कि रॉक्स जो होता है ना, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी कि ब्रेकिंग डाउन। क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्ट्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक फैक्टर इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, इट इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। समझ में आ रहा है? सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। अब क्लाइमेटिक फैक्टर क्या हो सकता है? टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बारिश तेज हो सकती है, विंड का बहना बहुत तेज हो सकता है। दिस ऑल आर द weathering of rocks. So temperature changes due to climatic condition, growing roots of trees, even freezing of water within checks in rocks can
कॉज देम टू ब्रेक। ये सारे चीज़ें जो है इस रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, तोड़ देता है, और इसी को हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और जब ये टूटता है ना बच्चों, तो यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, कहाँ पर, बेस में। तो सेडिमेंट्स क्या हो जाता है बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द सेडिमेंट। तो सेडिमेंट होता है बच्चों हिप्स ऑफ सॉइल, सैंड और अ स्टोन लाइंग एट द बेस ऑफ माउंटेन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे व्हाट इज सेडिमेंट। सेडिमेंट्स पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है सेडिमेंट्स। सो हिप्स ऑफ सॉइल है, ठीक है, सैंड है और स्टोन है, ठीक है, लाइंग एट द बेस ऑफ माउंटेन, ठीक है, बेस ऑफ माउंटेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, इसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्स। अंडरस्टूड। सो अब ये लास्ट टॉपिक है आपका इरोजन, और उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सो बच्चे इरोजन क्या होता है। इरोजन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इरोजन इज अ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज इरोजन, ठीक है। सो इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेस बाय नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज इरोजन, ठीक है। किसी भी चीज़ का इरोजन हो सकता है, रॉक्स का भी इरोजन हो सकता है। इट्स अ प्रोसेस, आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ रॉक्स, पेबल्स और सॉइल्स और सेडिमेंट्स दैट इज बीइंग कैरिड अवे थ्रू द विंड, ठीक है, इट इज नोन एज इरोजन। अब हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस। जो अभी तक आपने पढ़ा उसमें से आपको बनाना है। अ स्टेट ऑफ सबस्टांसेस मे और मे नॉट चेंज। यहाँ कह रहा है कि अ स्टेट ऑफ सबस्टांसेस मे और मे नॉट चेंज। अ सबस्टांस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, डिफरेंट प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म होता है? आप बोलेंगे सर नहीं होता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या फॉर्म होता है, क्या नहीं होता है? नो न्यू सबस्टांसेज इज फॉर्म्स। तो ये तो सत्य है कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, नया सबस्टांसेज फॉर्म नहीं होता है। द सबस्टांसेज अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, ये भी नहीं होता, ये तो केमिकल चेंज का है। तो केमिकल चेंज का क्या है और फिजिकल चेंज का क्या है? यहाँ पर देखिए ये केमिकल चेंज का है, ये क्या है उदाहरण, डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म केमिकल चेंज का है। तो बचा कौन? बचा हमारा तीसरा और पहला, यानी कि स्टेट जो है, हमने बोला था या तो साइज, शेप, स्टेट, ये तीनों में से जरूरी नहीं कि ये तीनों का तीनों होना है। हो सकता है सिर्फ साइज चेंज हो सकता है सिर्फ शेप चेंज हो सकता है स्टेट चेंज हो, या कोई मतलब तीनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई एक चीज़ तो जरूर रहेगा। तो यही बोल रहा है द स्टेट ऑफ सबस्टांसेज मे एंड मे नॉट चेंज, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। सो आवर आंसर इज थर्ड, 1 and 3। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। बोल रहा है इसमें कुछ चेंजेस दिया हुआ है जिसको बोल रहा है कि किसको हम रिवर्स कर सकते हैं, एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स, किसको हम नहीं रिवर्स कर सकते। इफ़ यू आर नॉट श्योर यू मे राइट दैट डाउन। अगर आप श्योर नहीं है तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर। वाई आर यू नॉट श्योर अबाउट दिस। तो ये भी लिखना है कि अगर आप श्योर नहीं हैं तो क्यों श्योर नहीं है, ठीक है। आइए पहला देख लेते हैं, स्टिचिंग क्लोथ टू अ शर्ट। देखिए बच्चों, जब आप एक शर्ट सिलवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो दर्जी होता है उस कपड़े को क्या करता है, कटिंग करता है। तो कटिंग करने में कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा, तो बाई प्रोडक्ट के तौर पर कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा, यानी वह इरिवर्सिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इरिवर्सिबल के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इरिवर्सिबल के लिए मैं यहाँ सिर्फ आई लिख देता हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। अंडरस्टूड। ट्विस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। अच्छा, आपके पास कोई वायर है सीधा सा और उसको आप हो सकता है ऐसे किसी तरह से गोल कर रहे हों या इसी तरह से कर रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका क्या चेंज हो रहा है? इसका शेप ही तो चेंज हो रहा है, और जब शेप चेंज होगा तो वो फिजिकल होगा, और फिजिकल होगा तो क्या होगा बच्चों? रिवर्सेबल होगा। अंडरस्टूड। मेकिंग इडली फ्रॉम बैटर। अब एक बार बैटर से इडली बन गया तो बच्चों फिर से बैटर वापस आएगा? नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों इरिवर्सेबल चेंजेस, ठीक है। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। अब ये बच्चों देखिए, शुगर में आप वाटर को डिजोल्व कर देंगे तो वापस तो नहीं आने वाला है, तो यह भी क्या हो जाएगा बच्चों? इरिवर्सिबल हो जाएगा। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। अब ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, ये तो फिर ठीक है, पानी हम कुआं से पानी निकाल लिए तो वापस भी तो कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? रिवर्सिबल चेंज कर सकते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये तो आप पढ़ते ही आए हैं कि बच्चों कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंज कभी रिवर्स नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इरिवर्सिबल। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन। तो ओपन पैन में जो बॉइलिंग वाटर आप कर रहे हैं तो ये फिर ठंडा भी हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होता है। रोलिंग अब मैट, ये भी तो मैट को
समेटना, तो ये तो इरिवर्सिबल चेंजेज होगा नहीं, ये रिवर्सिबल चेंजेज होता है। क्या होगा? रिवर्सिबल चेंजेज। ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लोर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इरिवर्सिबल चेंज। फॉर्मिंग ऑफ सॉइल्स फ्रॉम द रॉक्स, तो रॉक्स से सॉइल का बनना, ये हो जाता है बच्चों इरिवर्सिबल चेंजेस। फिर से अब रॉक बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, सो इट इज़ ओनली इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है बच्चों, थोड़ा स्टेट ट्रू एंड फॉल्स को भी देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? कहता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल, क्या कैंडल को जलने के लिए उसका मेल्टिंग होना जरूरी है? तो बोलेंगे यस सर, जब तक मेल्ट नहीं होगा तो जलेगा कैसे? ठीक है, क्योंकि उसमें एक क्या होता है, कॉटन की विक्स लगी होती है, तो वही तो जलता है, वही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ट्रू, मैक्स मेल्ट्स इवेपोरेट्स एंड वेपर वर्न्स, जो वेपर होता है वो क्या होता है? वर्न होता है, तो दिस इज ट्रू। अगला है कलेक्टिंग वाटर वेपर वाई कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंजेस, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कलेक्टिंग वाटर वेपर बाई कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंजेस। बच्चों देखिए, स्टूडेंट्स कलेक्ट्स वाटर वेपर्स बाई कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स अ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, ये क्या होता है? फिजिकल चेंजेस का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो वाटर वेपर की मदद से जो आप वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो किसका उदाहरण है? कलेक्टिंग वाटर बोल रहा है, कलेक्टिंग वाटर वेपर। आपसे बोल रहा है कि जो वाटर वेपर आप कंडेंसेशन की मदद से जो वाटर वेपर आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो कलेक्शन तो कभी केमिकल चेंजेस नहीं होगा। केमिकल चेंजेस, हाँ ये चेंज केमिकल चेंजेस हो सकता था, बट कलेक्शन क्या होगा? कलेक्शन तो नहीं होगा ना, तो कलेक्शन क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। पहला का ट्रू था, दूसरा का फॉल्स हो गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज अ केमिकल चेंज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट, ऑफकोर्स जब नया सबस्टांसेज बनेगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो केमिकल चेंज ही हो जाएगा। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद लेमन जूस इज अ केमिकल चेंज, ऑफ कोर्स इज अ केमिकल चेंज। अंडरस्टूड? सो बच्चों ये तो था आपका ट्रू एंड फॉल्स। लेट अस गो थ्रू द फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोल रहा है बच्चों? यहाँ पर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, नलिनी ऑब्जर्व दैट द हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज़ गॉट ब्राउन डिपोजिट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया। क्या उसने ऑब्जर्व किया? ब्राउन डिपोजिट। द ब्राउन डिपोजिट आर ड्यू टू डैश एंड दिस इज अ डैश चेंज। तो बच्चों आपने जस्ट अभी पढ़ा था कि जो ब्राउन डिपॉजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग, RUSTING। और रस्टिंग क्या होता है बच्चों? केमिकल चेंज का उदाहरण है, केमिकल चेंज होता है। अगला कह रहा है कि फोल्डिंग अ हैंडकरचीफ इज अ डैश चेंज एंड कैन बी। बच्चों जब आप अपने हैंकिंग को, जो अपने रुमाल अपने पास रखते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं तो उसको अनफोल्ड भी कर सकते हैं, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल चेंज बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, दैट कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, अगला है अ केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्टांसेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड डैश एंड दिस इज अ डैश। तो इसको हम बोलते हैं, आपने जस्ट पढ़ा था कि अ केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्टांसेज रिएक्ट विद जैसे ही ऑक्सीजन आ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसको हम कंबसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंबसन बोलते हैं। और इस चेंजेस को क्या बोलते हैं बच्चों? इस चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज बोलते हैं। अगला है मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ड इन एयर प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम का ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम, यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? द सबस्टांसेस फॉर्म्ड इज डैश इन नेचर। नेचर होगा तो देखिए दो ही तरह का सबस्टांसेस होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है बच्चों वो बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। और किस टाइप का चेंजेस होता है? तो ऑब्वियस बात है, नया कोई भी चीज़ बना तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे केमिकल चेंजेस। अंडरस्टूड? सो बच्चों यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू द आइस एंड वाटर टू स्टीम फिजिकल और केमिकल चेंजेस एक्सप्लेन। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि वाटर टू द आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, वाटर से आइस में बदलने की क्रिया को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। एंड ऑफकोर्स यू नो कि फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंजेस, सॉरी फिजिकल चेंजेस। किसका है? फिजिकल चेंजेस का। जो पानी से जो बर्फ का जमना होता है वो किसका उदाहरण होता है बच्चों? फिजिकल चेंजेस का उदाहरण होता है। एंड इट कैन बी रिवर्स्ड, फिजिकल चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। सो वाटर टू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट कैन बी रिवर्स्ड। इस प्रोसेस में बच्चों कोई नया सबस्टांसेस नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, कोई नया सबस्टांसेस नहीं बनता है। ठीक है, सो द कंपोजिशन ऑफ सबस्टांसेस रिमेन सेम, कंपोजिशन ऑफ सबस्टांसेस चेंज नहीं होता है। अंडरस्टूड? अगला कह रहा है कि इज
कर्डलिंग ऑफ मिल्क अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है बच्चों, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज बिकॉज इन दिस न्यू सबस्टांस, इसमें इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस न्यू सबस्टांसेज इज फॉर्म, जिसको हम दही बोलते हैं। ठीक है, दूध से दही जब बनता है सो कर्डलिंग इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, नया सबस्टांस कर्ड बनता है एंड द कंपोजिशन ऑफ मिल्क जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो इसको परमानेंट चेंज भी बोलते हैं। सो यहाँ पर क्या हो गया कि इज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ फिजिकल और केमिकल चेंज, तो आंसर हो जाएगा कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। एंड वाई केमिकल चेंज, बिकॉज न्यू सबस्टांसेस फॉर्म होता है जिसको कर्ड बोलते हैं एंड द कंपोजिशन ऑफ मिल्क इज ऑल्सो चेंजेस एंड इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, एज वेल एज इट इज अ परमानेंट चेंज। अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल फैक्टर सच एज विंड, रेन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, इज दिस चेंज फिजिकल और केमिकल एंड वाई। बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द रॉक्स बाय विंड, रेन, ईटीसी, ये जो होता है बच्चों वेदरिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है, वेदरिंग के कारण होता है। वेदरिंग का मतलब जैसा कि अभी हमने आपको सिखाया था कि वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमने बताया था कि क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो चेंज इन द टेम्परेचर हो, ठीक है, ग्रोइंग रूट्स ऑफ द ट्रीज हो, फॉर्मिंग ऑफ द सॉइल हो जाता है। सो कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड द रॉक्स जो होता है वो सेम ही होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह केमिकल चेंज का उदाहरण नहीं है बल्कि फिजिकल चेंज का उदाहरण है, क्योंकि इस पर फिजिकल चीज़ें लग रहा होता है। ठीक है, क्या लग रहा होता है, फिजिकल चीज़ें लग रहा होता है। सो बच्चों यहाँ तक का जो क्वेश्चन हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा भी। आशा करता हूँ आप इसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा। बच्चों अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से एडवांटेज ले सकें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।